नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा बेटा, नोटसेट 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार नोटसेट में रिपीट होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट सीरीज में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा। उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, 22 अगस्त से अपकमिंग 22 अगस्त से आपका नोटसेट 2023 को टारगेट करते हुए अपकमिंग ESIC RRB DSSB को राजस्थान CHO, राजस्थान स्टाफ नर्स, GPSSB गुजरात CHO आपका, GMRS गुजरात, GMCH, जिपमर और निमांस को टारगेट करते हुए न्यू बैच का आपका अनाउंसमेंट हुआ है। इसकी जो वैलिडिटी है आपका बेटा 1 ईयर तक रहेगी जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है, लेकिन जो रनिंग स्टूडेंट है जैसे GNM सेकंड ईयर थर्ड ईयर के, BSc सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, या जो पोस्ट BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के या MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा 3 साल तक का एक्सेस मिलेगा बेटा। इस बैच के साथ आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट नोट्स की और MCQ की EPDF मिलेगी। थ्योरी के साथ आपको MCQ का सॉल्यूशन करवाया जाएगा बेटा और गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी पढ़ाएगी बेटा। सारी क्लासें ऐप पे लाइव होगी हर बार और लाइव होने के बाद क्लासें सेव रह जाएगी। क्लियर बच्चों, 1 ईयर तक आपकी क्लासें सेव रहेगी। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। इसके अलावा नोटसेट 2022 के लिए 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है जिसकी फीस है 2999 रुपए। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज, MCQ की EPDF, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें मिलेगी। क्लासें लाइव होगी और लाइव होने के बाद आपके सेव रहेगी, आप कभी देख सकते हैं बेटा। चलेगा, सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी बेटा। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके सबके सपने पूरे करें। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से, और थॉट ऑफ द डे है आज की बेटा कि पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ी और मेहनत करता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में समय लगता है। तो मेहनत करते रहे, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना ही है और ईश्वर जरूर उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। चलेगा, अपन क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है OBG की साइड से यहाँ पे नोटसेट 2021 में, और ये टॉपिक से वापस इस साल भी नोटसेट में आपका देखना PPS, APS से, PIS से, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है। बताइए, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, आफ्टर 48 आवर टू 6 वीक ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, आफ्टर 24 आवर टू 4 मंथ ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, या आफ्टर 48 आवर्स टू 6 मंथ ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। तो अपने पढ़ा बेटा सेकेंडरी PPH की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सेकेंडरी PPH की। और सेकेंडरी PPH आफ्टर 24 आवर टू 6 वीक ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड, 24 घंटे से लेकर 42 दिन तक, 6 वीक्स तक जो समय वो क्या कहलाता है? प्यूरपेरियम पीरियड कहलाता है। और बस में, और दिस इज टाइम पीरियड बिटवीन, क्या इस दौरान अगर एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस होगी क्या कहलाती है? सेकेंडरी PPH। तो इसके बारे में अपन डिटेल में जान लेते हैं ये है क्या। चलिएगा बेटा, ये देखिएगा, PPH कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप, प्राइमरी PPH अगर विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, एंड सेकेंडरी PPH आफ्टर 24 आवर्स से लेके 6 वीक तक क्या कहलाते हैं? आरी बास में PPH। अब थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि पोस्टमार्टम हेमरेज होता क्या है। कौन सा हेमरेज? पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज की अगर अपन यहां बात करें बेटा, PPH इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। यहां अगर बात करें कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, नहीं, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, एनी अमाउंट नहीं बोलोगे, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, और कितने परसेंट से ज्यादा? 500 ml से ज्यादा, सॉरी, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ग्रेटर देन 500 ml आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। किसके बाद? यानी सेकेंड स्टेज के समापन के बाद, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम। हमारी बात में बेबी की डिलीवरी होने के बाद 6 वीक पोस्टमार्टम तक के समय, जिसको अपन प्यूरपेरियम पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड? प्यूरपेरियम के दौरान, विच अफेक्ट द मैटरनल हेल्थ, characterized by hypotension,
ब्रेडिकार्डिया यानी वीक एंड थ्रेडी पल्स, ब्रेडिकार्डिया का मतलब यहां पे वीक एंड थ्रेडी पल्स है, यहां पे वीक एंड थ्रेडी पल्स विद हेमेटोक्रेट आपका कितने परसेंट से कम रहेगा? 30% से कम हो जाए, कंडीशन क्या कहलाती है? पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाता है। तो पहला बात तो ध्यान रखना, अमाउंट कितने से ज्यादा? 500 ml। और ये जो ब्लड है वो फ्रॉम कहां से बेटा? जेनिटल ट्रैक्ट। अब जरूरी नहीं कि वो ब्लड यूट्रस से आए, सर्विक्स से आए, वेजाना के डैमेज होने से आए, कहीं से आए, लेकिन जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू कितना? टोटल 42 दिन के दौरान कितना? एक ही दिन में नहीं, आज 100 हुआ, कल 100 हुआ, 50 हुआ, ऐसे करके 42 दिन के दौरान अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो क्या? पोस्टमार्टम हेमरेज कहलाता है। कोई डाउट है बच्चों? और ये कहां से काउंट होगा? आपका डिलीवरी होने के बाद, यानी सेकंड स्टेज के समापन के बाद और थर्ड स्टेज के इनिशिएशन से लेके, चाहे प्लेसेंटा सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, से लेके कहां तक? 6 वीक यानी 42 डेज तक का जो टाइम पीरियड है, जो पुरपीरियम पीरियड बोलते हैं, इस दौरान 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होना। और ब्लड लॉस कहीं ना कहीं मदर की हेल्थ को प्रभावित करे, मदर में हाइपोटेंसिव रहे, मां को वीक एंड थ्रेडी पल्स रहे और हेमेटोक्रेट कितने से नीचे चले जाए? 30 से नीचे चले जाए, क्या कहलाती है? पोस्टमार्टम हेमरेज। एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। एमएमआर के लिए मेन जिम्मेदार कारण क्या है? जो कि 2011 में कितना था? 254 पर 1 लाख, जो मिड ईयर सेंसस 2019 में गिर के 130 पर 1 लाख, जो कि 2019 के मिड मई के सेंसस में कितना हो गया? 130 पर 1 लाख। अभी शायद 126 124 ऐसे चल रहा है आरिबास में। तो दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट। जबकि मैटरनल मोर्बिडिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? एनीमिया। अगर आपसे पूछे कि मैटरनल मोर्बिडिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? एनीमिया। और मैटरनल मोर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? पीपीएच। एंड 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? भाई लास्ट टाइम सेंसस 2011 में आया था, अगर कुछ नहीं दिया तो ये 11 वाला लिखना, कितना? 250। अगर उसको करंट पूछना है तो क्वेश्चन में लिखेगा करंट, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं लिखा तो आपको 2011 का बताना, लास्ट सेंसस ही काउंट करेंगे अपन। इज इट क्लियर और नॉट? चले आगे। अब ये भी कई तरह का होता बेटा, ये जो पीपीएच है देखिएगा, पीपीएच भी कई तरह का होता है। जैसे माइल्ड पीपीएच, कौन सा? माइल्ड पीपीएच में जो ब्लड लॉस होगा ना, ब्लड लॉस से काउंट करेंगे अपन विद इन 42 डेज के अंदर आफ्टर डिलीवरी से लेके। ब्लड लॉस अगर 500 ml से तो क्या हो? ज्यादा, बट 1000 ml से क्या हो? कम हो, यानी 500 से 1000 के बीच माइल्ड। आरिबास में मॉडरेट कब बोलेंगे? जब ब्लड लॉस 1 से 2 लीटर के बीच हो। और सीवियर कब बोलेंगे? जब 2 लीटर से ज्यादा क्या हो? ब्लड लॉस। कोई डाउट है? अब ये जो पीपीएच है इसके बहुत सारे कारण हैं, अपन टाइप से कारण निकालेंगे। पीपीएच आपका 2 तरह का हो सकता है बेटा। पीपीएच कितना तरह का हो सकता है? 2 तरह का। देखिएगा, एक जो पीपीएच होता है वो होता है बेटा प्राइमरी पीपीएच, और एक होता कौन सा? सेकेंडरी पीपीएच। आरिबास में प्राइमरी पीपीएच में अपन ने 2 मिनट पहले डिस्कस किया अपन ने। जो प्राइमरी पीपीएच है वो कहां से शुरू होता है? आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से। किसके बाद? आफ्टर बोला है, यानी थर्ड स्टेज स्टार्ट हो गई आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर से लेके विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होने के कितने घंटे के दौरान? 24 घंटे के दौरान, पर सेकेंड स्टेज के बाद। क्या कहलाता है? प्राइमरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का आफ्टर 24 आवर्स ऑफ क्या? डिलीवरी टू क्या? टू 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी तक, 42 दिन तक, 42 डेज तक आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी पीपीएच। अब प्राइमरी पीपीएच भी बेटा 2 तरह का, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी पीपीएच भी कौन सा? देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच भी फिर 2 तरह का, थर्ड स्टेज पीपीएच। कौन सा पीपीएच? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इसमें क्या जाएगा? आफ्टर
डिलीवरी ऑफ बेबी टू बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी थर्ड स्टेज को दोहरानी। थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई और थर्ड स्टेज जहां तक खत्म होगी उस दौरान जो ब्लड लॉस होगा, सेकंड स्टेज तो क्या हो गई, समापन, तो डिलीवरी हो गई, तो थर्ड स्टेज चालू होगी। थर्ड स्टेज चालू होने से लेकर थर्ड स्टेज खत्म होने तक, और नॉर्मल थर्ड स्टेज 15 से 30 मिनट तक होती है नॉर्मली अगर बात करें तो आपका क्या कहलाएगा, ये 15 से 30 मिनट के दौरान जो ब्लड लॉस होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, थर्ड स्टेज पीपीएच। कौन सा, क्योंकि अभी थर्ड स्टेज ही चल रही है ना, नाम से पता है। तो कहां से, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके कहां तक, क्लियर है बच्चों, हमारी बात में। या अपन यहां से कह सकते हैं कि सेकंड डे से लेके, इसमें अपन सेकेंडरी को सेकंड डे भी बोल सकते हैं, सेकंड डे से लेके 24 घंटे के बाद सेकंड डे स्टार्ट हो गया ना यार, क्लियर है बच्चों। तो थर्ड स्टेज में आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी टू बिफोर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, और ये जो 15 से 30 मिनट का नॉर्मल टाइम है उस दौरान, अब ये समय बढ़ भी सकता है, किसी को रिटर्न प्लेसेंटा हो तो समय क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा होता है ट्रू प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अरे पास में इसमें क्या है बेटा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेके वेरी 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 बट कहां तक, 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। ये आपका बेटा सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पीपीएच कौन सा होता है, ट्रू। सबसे ज्यादा ब्लड लॉस यही होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के साथ, क्योंकि प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद बहुत बड़ा आपका सरफेस एरिया बनेगा। अपन ने कहा था कि यूट्रस का 30% एरिया कौन कवर करके रखता है, प्लेसेंटा। इतना बड़ा आपका क्या बनेगा, वुंड बनेगा, प्लेसेंटा सेपरेट होने से ब्लड वेसल ओपन होगी, तो इस दौरान आपका सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा जो पीपीएच होते हैं वो विदिन 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी। सबसे डेंजर पीरियड कौन सा होता है पीपीएच का, डिलीवरी के 2 घंटे के दौरान मैक्सिमम ब्लड लॉस होता है, क्योंकि उस समय हीमोकोगुलेशन की प्रोसेस स्लो होगी। हाल ही में आपने प्लेसेंटा को क्या किया, सेपरेट किया। यस, आफ्टर थर्ड स्टेज टू 24 आवर, या अपन कह सकते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेके आपका कहां 24 आवर्स तक। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीपीएच कौन सा होता है, ट्रू पीपीएच। कौन सा पीपीएच, ट्रू पीपीएच। अरे कोई डाउट है बाल को, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। आगे बढ़ जाएं, अरे बोलो भाई। नेक्स्ट देखिएगा, कारणों की बात करें अपन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिएगा तो 40 कारण आपका जिम्मेदार रहते हैं। कौन से कारण, 40 कारण। आरी बात में 40 कारणों में अगर अपन यहां बात करें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, टी फॉर टोनस। टी फॉर, और टोनस का मतलब होता है अटोनिक यूट्रस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच हो चाहे थर्ड स्टेज पीपीएच हो चाहे ट्रू पीपीएच हो, इन दोनों का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, अटोनिक यूट्रस। यूट्रस की टोन क्या होगी, लॉस। यूट्रस की टोन लॉस होगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ब्लड वेसल्स क्या रहेगी, ओपन, और ओपन रहेगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो अटोनिक यूट्रस इज द लीडिंग कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच। इज इट क्लियर और नॉट। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिएगा, अटोनिक यूट्रस। आरी बात में इसके अलावा ट्रोमा, क्या चीज, ट्रोमा। आपका डिलीवरी के दौरान वेजानल ट्रैक्ट, सर्विक्स में कहीं पे भी ट्रोमा जाए तो वो ब्लीडिंग करा सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं ना, टी फॉर बताइए, टोनस, ट्रोमा और थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब डिक्रीज क्लॉटिंग, सॉरी इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम। मान लो डिलीवरी हुई और आपका फ्लशिंग फिनोमेना चला और बॉडी से क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो गए, लॉस। जब आपकी ब्लीडिंग हुई इस दौरान क्लॉटिंग फैक्टर लॉस हो गया तो फिर बाद में क्लॉट ही नहीं बनेगा। और क्या कारण हो सकता है टी फॉर, है टेंडरनेस हो सकता है कारण। यस, ये सभी कारण हो सकते हैं किसके, क्लियर है। बट लीडिंग कारण क्या है, अटोनिक यूट्रस। अब अटोनिक यूट्रस भी कई कारण से हो सकता है, जैसे मां को एनीमिया हो, सुनना, मां को क्या हो, एनीमिया हो। एनीमिया होगा तो बताओ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो यूट्रस को भी ऑक्सीजन क्या होगा, कम मिलेगा। कम मिलेगा तो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्टल पावर है वो लॉस हो जाएगी।
अटोनिक यूट्रस होगा और आपकी ब्लड वेसल जिगजैग नहीं होगी, क्रिस क्रैश नहीं होगी, लिविंग लिगेचर मायोमेट्री में आपका काम नहीं करेगी और ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी ब्लड वेसल्स ओपन रहने से, तो आपका एनीमिया कारण हो सकता है। और बताइए क्या चीज, आपका मदर को क्या दिया है, एनेस्थीसिया। हाँ ट्रेंड टिश्यू डैमेज मान लो यार, क्लियर है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया, माँ को एनेस्थीसिया दे रखा है, मान लो आपको डिलीवरी हुई उस दौरान माँ को एनेस्थीसिया, माँ एनेस्थीसिया का इफेक्ट में रहेगी। एनेस्थीसिया का मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, तो आपका बताओ यूट्रस में भी जो सेंसेशन है वो लॉस होंगे, तो यूट्रस क्या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो भी क्या होगा, अटोनिक यूट्रस। मल्टीपल प्रेगनेंसी, पोलीआर्डोमनियाज, याद आ रही बात में, प्रीसिपिटेट लेबर, 2 घंटे के अंदर डिलीवरी होगी, तो तेजी से मल्टीपल बार बार प्रेगनेंसी हो रही तो यूट्रस एनलार्ज होगा, उसकी स्ट्रेचिंग पावर क्या हो जाएगी, लॉस। पोलीआर्डोमनियाज एक ओवर डिस्टेंस यूट्रस है तो भी उसकी स्ट्रेचिंग पावर क्या हो जाएगी, लॉस। बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं किसके लिए, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड डिलीवरी, आपने ऑक्सीटोसिन दराया तो बहुत ज्यादा यूट्रस के क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्शन, तो पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या आएगा, स्लो पड़ जाएगा काम सारा का सारा, टोनिसिटी लॉस हो जाएगी उसकी। अरे कोई डाउट है, जय श्री कृष्णा बेटा। बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार है, पर ये सब किसके लिए जिम्मेदार है, अटोनिक यूट्रस के। एंड अटोनिक यूट्रस इज द लीडिंग कॉज ऑफ पीपीएस, सीधी बात, नो बकवास। और सबसे ज्यादा होता ही प्राइमरी है, और प्राइमरी भी कौन सा, ट्रू पीपीएच, होता है नहीं होता है, उसका मेन कारण क्या है, अटोनिक यूट्रस। दूसरा होता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी पीपीएच, सुनना बाल को, सेकेंडरी पीपीएच का कारण रहता है रिटेंड बीट्स ऑफ प्लेसेंटा। ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सेकेंडरी पीपीएच सेकंड डे से लेकर 42 डेज तक के बीच में जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, हमारी बात में वहां पे भी अमाउंट 500 ml से ज्यादा होना चाहिए, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पीपीएच। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पीपीएच। और इसका मेन कारण क्या, रिटेंड, आपने डिलीवरी कराई, प्लेसेंटा का एक कैटिलोडोन अंदर ही रह गया, वो धीरे धीरे क्या होगा, सड़ेगा, अरे इन्फेक्शन पैदा होगा, इन्फेक्शन पैदा होगा तो सब इन्वोल्यूशन होगा है, और सब इन्वोल्यूशन होगा तो कंटिन्यू यहां से क्या आएगी, ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग आएगी, 500 ml ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, क्या कहलाएगा। फिर इसका मैनेजमेंट क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपन ओवम फोर्सेप्स से, अरे किसकी मदद से, एक क्वेश्चन यही बता रहा हूं, किसकी मदद से, ओवम फोर्सेप्स से अपन रिटर्न बीट्स ऑफ प्लेसेंटा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, साथ में क्या देंगे, एंटीबायोटिक, ऑक्सीटोसिन वगैरह देंगे ताकि यूट्रस के क्या हो, कॉन्टैक्ट। बताओ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे नहीं करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट पीपीएच। ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो सकिंग होगी, सकिंग से आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो क्या होगा, मिल्क इजैकुलेशन होगा, लेट डाउन रिफ्लेक्स, गैलेक्टोकाइनेसिस, साथ साथ में यूट्रस के क्या रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे तो क्रिस क्रॉस मैनर में आपका होगा और पीपीएच रुकेगा नहीं रुकेगा, क्लियर है बच्चों। तो ये आपका सेकेंडरी का मैंने यही बता दिया, कोई डाउट है। साइन सिम्टम क्या आएंगे, सीधी बात, नो बकवास, आपका ब्लड लॉस होगा, हेमोरेट कितने से कम चला जाएगा, 30% से कम, वीकेंड 30+, फटीक, वीकनेस, ऐसे सिम्टम आएंगे। हमारी बात में मैटरनल डेथ तक हो सकती है, और लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, राइट, इज इट क्लियर और नॉट। साइन सिम्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी बात में, पर इसमें आपका रूल ऑफ 30 फॉलो होगा, देखिएगा इंपॉर्टेंट नहीं पर ध्यान रख लेना, रूल ऑफ 30, रूल ऑफ 30 में बताओ हेमेटोक्रेट कितने से कम आ जाएगी, 30% से कम होगी, नहीं होगी, हेमेटोक्रेट कम हो रही है हमारी बात में, ब्लड लॉस कितने परसेंट से ज्यादा, 30% से क्या होगा, ज्यादा लॉस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो आपकी जो बीपी है वो 30 mm ऑफ एच डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, नहीं समझे, मान लो 110 चल रही तो 80 पे आ जाएगी सिस्टोलिक बीपी, गेटिंग माय पॉइंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल बीपी 110/70 है, 30 mm ऑफ एच कम हुई तो 80, 75 ऐसे चला जाएगी बीपी। बीपी कम हो रही ब्लड लॉस होने से, ब्लड लॉस 30% से ज्यादा हो रहा है, हेमेटोक्राइट कितना, ब्लड लॉस होने से हेमेटोक्राइट वैल्यू, पेट सेल वॉल्यूम कितने से कम चले जाएगी, 30 से। हार्ट रेट बताओ 30 बीट पर मिनट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इनिशियली टैकीकार्डिया होगा, फिर वीक और लेटर स्टेज है वीक एंड 30% ब्रेडिकार्डिया होगा। वो जो मैंने ब्रेडिकार्डिया बताया वो लेटर सिम्टम बताया, अर्ली में तो क्या होगा, ब्लड लॉस होगा तो कंपल्सरी क्या होगा, टैकी, एक तरह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है ना, ब्लड लॉस होना का मतलब क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक, और हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्ली सिम्टम क्या होता है, टैकीकार्डिया। तो हार्ट रेट थोड़ी बढ़ेगी कितनी, 30 बीट्स तक, फिर धीरे धीरे जैसे ब्लड लॉस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्ट रेट क्या हो जाएगी फिर कम, पर इनिशियली टैकी रहेगा। और बताइए रेस्पिरेटरी रेट बताओ, इन सबसे ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी, तो रेस्पिरेटरी रेट कितना,
30 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। 10 पर मिनट बढ़ेगी। और यूरिन आउटपुट बेटा हाइपोवोलेमिक शोक हो रहा तो लेस देन 30 ml पर आवर। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना, 30 ml पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो किडनी को क्या मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, और किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो क्या होगा, आपका जीएफआर कम होगा और यूरिन आउटपुट कितने से कम, 30 ml पर आवर से कम हो जाएगा। तो इसको रूल ऑफ 30, यस 30% तक रेंज इंक्रीज होगी बेटा। अगर क्लियर और नॉट, इसको रूल ऑफ 30। तो किसमें कोई डाउट है बच्चों? अब पीपीएच को अपन पेड काउंट से भी करते हैं बेटा। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, बाकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे 1 मिनट में। पीपीएच को आपको पेड काउंट के आधार पे देखिएगा। एक इस तरह से आपका पेड है, जो भी कंपनी का आता है आपका, ये जो पेड है, अगर इसमें ब्लड स्टेन हो रहा है उसके आधार पे अपन अगर 2.5 सेंटीमीटर पर आवर आपका पेट में ब्लड स्टेन हो रहा है आरिवास में, इसका मतलब कैसा पीपीएच है, स्कैंटी पीपीएच है, मतलब ना के बराबर। नॉर्मल है 2.5 सेंटीमीटर, इतना सा यानी 10-5 बूंद आपकी लॉस हुई है, ड्रॉप। क्लियर है? अगर कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर आवर, कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा है तो कैसा है, माइल्ड। अगर 10 सेंटीमीटर पर आवर हो रहा तो मॉडरेट। अगर 1 पेड पर आवर हो रहा तो सीवियर। 1 घंटे में पूरा पेड है ना ब्लड से वेट हो रहा है तो मतलब सीवियर है। और अगर 1 पेड पर 15 मिनट, इतनी ब्लीडिंग होगी, हर 15 मिनट में पेट फुल हो रहा ब्लड से, तो ये कैसा है, हेवी पीपीएच। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके बेटा यहां से, ये थोड़ा ध्यान, पेड काउंट के आधार पे 1 पेड पर आवर सीवियर और 1 पेड पर 15 मिनट हैवी पीपीएच। अबे याद रहेगा, ये क्वेश्चन आ चुके बेटा, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। आगे बढ़ जाए बच्चों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक को समझे, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डराई नहीं बेटा। चले आगे, चले आगे। मैनेजमेंट क्या करोगे बेटा आप? मैनेजमेंट में आपको सबसे पहला प्राइमरी रोल क्या है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमेशा सबसे पहला अगर आपको तो पहला काम है कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प। पहला प्राइमरी नर्सिंग रोल ही क्या है, ध्यान रखना, पीपीएच है तो आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, और 1 टेबल पे 1 स्टाफ होता है तो आप फिजिशियन के साथ दूसरे स्टाफ को भी कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प। पहला काम ये। दूसरा काम क्या बेटा, 2 लार्ज बोर कैनुला लाइक 16 गॉज के या 18 गॉज, एक हाथ में 16 गॉज का, एक हाथ में कितना, 18 गॉज का कैनुला लगा दे। क्यों? क्योंकि फ्लूइड देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा, फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। पेशेंट का पीटीआईएनआर चेक कराएं तुरंत, हमारे पास में वायरल मार्कर पहले करा रखा, ऑर्डर कराएं आप, ब्लड अरेंज करें। क्या अरेंज करें, तुरंत ही ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड क्रॉस मैचिंग करें और ब्लड अरेंज करें बेटा तुरंत, 2 यूनिट 4 यूनिट जितना भी रिकमेंडेड है उतना। कोई डाउट है? ब्लड अपन कितना लेते हैं किसी पेशेंट से? अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो कैसे कर सकता है, 7 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, 7 ml। एक हेल्थी अडल्ट जिसका वजन कितना, 50 किलो से ज्यादा, वो ब्लड दे सकता है, और जो फीमेल है जिसका वजन कितने से, 47 केजी से ज्यादा, वो ब्लड दे सकती है। 47 है ना, क्लियर है? ब्लड कौन दे सकता है, जिसका वजन 50 किलो से 50 किलो या उससे ज्यादा हो, और महिलाएं कब दे सकती है, जब 47 या उससे ज्यादा। और कितना ब्लड लेते हैं, 7 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 60 किलो का तो 7 चंग 42, 1 यूनिट ब्लड की ले लेते हैं, लेते हैं। और लास्ट डोनेशन के कितने, 3 मंथ का गैप होना चाहिए, 6 नहीं, 3 मंथ मिनिमम गैप होना चाहिए ब्लड डोनेशन का। कोई डाउट है? तो व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग रोल? अगर पीपीएच है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, फर्स्ट रोल ही क्या है, कॉल फॉर एक्सटर्नल हेल्प। याद रहेगा भाई। फिर उसके बाद लार्ज बोर कैनुला लगाया, आईवी फ्लूइड, हालांकि पहले लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपका फर्दर लगे हुए कि नहीं लगे हुए सारा देखना है। अरे कोई डाउट है बच्चों? फिर आपको क्या करना बेटा, सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस को असिस्ट करना है। यूट्रस को क्या करना है, असिस्ट करना है। अगर देखना कि फर्म है, क्या है, फर्म है, तो फर्दर मैनेजमेंट। फर्म का मतलब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी देर में ब्लड रुक जाएगा या असिस्टमेंट करते रहे।
अगर आपने देखा कि यूट्रस कैसा सॉफ्ट है और कैसा है बोगी है, कैसा है बोगी और सॉफ्ट यूट्रस है, तो क्या करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको करना है क्या? फंडल मसाज। सबसे पहले क्या करना है? फंडल मसाज करना है। अगर यूट्रस फील कैसा सॉफ्ट और बोगी, आपने फील किया बिल्कुल ऐसा बोगी सा है, मतलब डिलीवरी हुई तो ऐसा जैसे गुब्बारा होता है ना जिसमें हवा कम हो जाती है, थोड़ा गुदगुदा सा हो जाता है, ढीला ढीला सा होता है, तो यूट्रस ढीला सा लग रहा है, बोगी लग रहा है, तो आपको यूट्रस को क्या करना है? मसाज। क्लियर है? ताकि क्या हो जाए? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए। कोई डाउट है? क्लियर है? बाइमेनुअल कंप्रेशन कर सकते हैं यूट्रस को? नहीं कर सकते हो क्या? दोनों हाथा से ब्लीडिंग पॉइंट ऊपर की तरफ लगा रहता है और यहां पे प्लेसेंटा कहां है? अपर सेगमेंट में, नीचे भी हो सकते हैं, मोस्टली अपर में, तो आप यूं से कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इससे काम नहीं चल रहा तो फिर क्या दोगे? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 to 20 mg IVNS चलाए 60 ड्रॉप पर मिनट से। अरे नहीं समझे? अगर इससे काम नहीं चल रहा तो फिर क्या दोगे? इंजेक्शन मेथार्जिन, कितना? 0.2 mg IM दे दो। इससे भी काम नहीं चल रहा तो इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन, कितना? 250 माइक्रोग्राम। अगर इससे भी काम नहीं चला तो इंजेक्शन मीजोप्रोस्टोल, कितना? 1000 माइक्रोग्राम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 1 मिलीग्राम। फंडल मसाज किया, बायोमैनुअल कंप्रेशन किया, ऑक्सीटोसिन दिया, मेथार्जिन दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन दिया, मीजोप्रोस्टोल दिया, इससे भी काम नहीं चला तो क्या करोगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 8 मीटर तो लंबा और 5 सेंटीमीटर जो गोज पीस है, जो कोशिश करना कि कैसा हो? स्ट्राइल। अब कहां से लाओगे? तो डिलीवरी करा रहे हो तो पहले तैयारी कर रखी है सब आपने, तो 5 मीटर लंबा और 8 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा गोज पीस है, उसको लपेटे और इस तरह से जहां से ब्लीडिंग पॉइंट है उसको कहां इंसर्ट कर दे? यूट्रस में। कर सकते हैं? इससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बकरी बैलून। कौन सा बैलून? बकरी बैलून। एक बैलून डालेंगे आप यूट्रस भेजा के थ्रू यूट्रस में, और इसको संगस्टन, याद करो, ब्लैक मोरी ट्यूब, 3 ल्यूमेन ट्यूब होती है ये, जो और कहां पे यूज होती है? इसोफेजियल वेरिसेस के अंदर। उसको अपन ब्लीडिंग को कंप्रेस करने के काम आती है। और अगर ये लगा रखी तो हमेशा बेड साइड क्या तैयार रखें? सीजर। इसोफेजियल वेरिसेस में अगर आपने इसको इन्फ्लेट किया, ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया तो इसोफेगस पीछे और आगे कौन? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को क्या करेगी? कंप्रेस, रेस्पिरेटरी डिफ्रेजन होगा, तो 3 बलून बाहर होते हैं इसके। कब? तो हमेशा बेड साइड क्या रखे? सीजर, जिसमें आपने हवा भर रखी उसको कट कर दे ताकि वो डिफ्लेट हो जाए और रेस्पिरेटरी कंप्रेशन ना हो। तो अगर आपने बकरी बैलून लगा रखा है इसोफेजियल वर्सेस में, तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग रोल क्या है? बेड साइड हमेशा क्या तैयार रखें? सीजर तैयार रखें। अरे कोई डाउट है? चले आगे। और यहां पे आपको बकरी बलून आता है, नाम में क्या है? बकरी बलून। उसको संगस्टन ब्लैक मोरी ट्यूब की वजह से फुलाए, ये आपका फूलेगा तो बताओ ये कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? है? अरे कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है? चले आगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं? सिवकॉर मेथड्स। कौन सा मेथड? सिवकॉर मेथड, जिसमें बकरी बलून को किसकी मदद से? संगस्टन ब्लैक मोरी ट्यूब की मदद से अपन इन्फ्लेट करते हैं ताकि ब्लीडिंग पॉइंट क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए। अरे बोलो भाई, आगे बढ़े। उसके बाद देखिएगा, अगर इससे भी काम नहीं करा तो यूटेराइन आर्टरी को क्या करें? लिगेशन करें। इससे भी काम नहीं चल रहा तो जो यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई हो रही है उस आर्टरी को क्या करें? लिगेट। और इससे भी काम नहीं चल रहा तो मां की जान बचाने के लिए क्या कराएं? हिस्टेक्टोमी। कंसर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन फाइनल इलाज यही है। कोई डाउट है? तो शुरू करें फंडल मसाज से, बायोमैनुअल कंप्रेशन से, ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मीजोप्रोस्टोल, फिर क्या? ना गोजिंग, फिर बकरी बैलून, सिवकार मेथड, फिर यूट्राइन आर्टरी का लिगेशन। आर्टरीज का जो ब्लीडिंग है उन आर्टरी को लिगेट बांध कर दो। उससे भी काम नहीं चला तो क्या करो? हिस्टेक्टोमी। फिर पूरे यूट्रस को निकाल दो और जो आसपास की ब्लड सप्लाई उनको क्या कर दो? लिगेट कर दो। कोई डाउट है? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है? पोजीशन कौन सी दोगे? सेमी फाउलर। क्यों?
टू कंप्रेस किसको, ब्लीडिंग पॉइंट। ब्लीडिंग पॉइंट कंप्रेस रहेगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो चले आगे, दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में, पीपीएच। कोई डाउट है बाल को, सिंपल सा है और सारे मैंने क्वेश्चन समझा दिए विथ थ्योरी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम चांस टू सियाटिक नर्व डैमेज। सियाटिक नर्व इसी को अपन क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट नर्व है बॉडी की, लार्जेस्ट नर्व है जो किससे बनी हुई है, L4 L5 S1 S2 S3 से, इससे बनी है आपकी सियाटिक नर्व। को डाउट है, अरे बोलो, सॉरी L5 से शुरू होगी S4 तक जाएगी सियाटिक नर्व, am I राइट, लार्जेस्ट नर्व है। क्लियर बच्चों, इस सियाटिक नर्व की दो ब्रांचें होती है, एक कौन सी, डीप पेरोनियल नर्व, और एक कौन सी होती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल की वजह से तो फुट स्लिप होते हैं बेटा, पियर्स हो जाता, और डीप पेरोनियल की वजह से फुट ड्रॉप होते हैं। तो अगर आपने सियाटिक नर्व में इंजरी बतानी, अपने 4 क्वाड्रेंट में बता था, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर और लेफ्ट लोअर, ये यहां से गुजरती है, तो आपको इंजेक्शन कहाँ लगाना, राइट अपर में। और सबसे बढ़िया ग्लूटियस मीडियस इज द बेस्ट। सियाटिक नर्व को डैमेज से बचाने के लिए आपको वेंट्रोग्लूटियल लगाना, डोर्सोग्लूटियल नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना है, तो ये पूछ रहा कि सियाटिक नर्व से डैमेज बनाने के लिए कहां नहीं लगाना है, या कहां लगाओ तो सियाटिक नर्व डैमेज हो जाएगी, तो डोर्सोग्लूटियल। राइट आंसर गोज टू बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कट द पॉइंट ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इंडिकेट द डायबिटिक मेलाइटिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डी वाले। अब बेटा डाटा चेंज हो गया WHO का, अब 126 से ऊपर फास्टिंग शुगर क्या माना जाता है, डायबिटीज। पहले 140 मान रहे थे, अब कितना हो गया, तो राइट आंसर गोज टू डी। देखिएगा, शुगर लेवल की बात कर लेते हैं अपन। इस शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जानने के लिए अपन किसको कंफर्म करने के लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्लियर है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड इज द कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। और अगर OGTT प्रेगनेंसी में करना है, गेस्टेशन डायबिटीज को देखने के लिए, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, कब, 24 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में। ये तो फेमस क्वेश्चन हर बार आते हैं कि प्रेग्नेंट में आपको OGTT असिस्ट करना, तो कब करोगे, 24 से 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान। ये फेमस क्वेश्चन है, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में। 24 से 28 सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया ना। दूसरा, अपन उसको छोड़ेगा, नॉर्मल OGTT की बात करते हैं। इसके लिए वाइल कौन सी, ग्रे वाइल। अरे OGTT टेस्ट करने के लिए कौन सी वाइल, ग्रे वाइल यूज करते हैं, जिसमें साल्ट क्या आता है, सोडियम फ्लोराइड। अरे क्या मिक्स आता है इसमें वाइल में, सोडियम फ्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आता है, सोडियम फ्लोराइड। क्लियर बच्चों, थैंक यू बेटा। यहां अगर बात करें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को 3 दिन तक, 3 डेज तक हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे, फिर उसको ओवरनाइट फास्टिंग रखेंगे। और ओवरनाइट फास्टिंग कितना, 8 से 12 आवर्स दे दिया आपने। पेशेंट को साथ में कहना कि ग्लूकोन डी 75 ग्राम वाला ग्लूकोन डी लेते आना, आपके पास हो तो ठीक है वरना ऑलवेयर कराना आपको। ओवरनाइट क्या करें आप, 8 से 12 आवर्स तक फास्टिंग रखें। आते ही फर्स्ट सैंपल ले किसका, फास्टिंग का सैंपल ले। क्लियर है, यहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 120, सॉरी लेस देन कितना, 126 मिलीग्राम पर DL से क्या होना चाहिए, कम, तो नो डायबिटीज। पर यहां कंफर्म नहीं होगा, इफ ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम देन नॉट कंफर्म डायबिटीज, इज सस्पेक्टेड। टेस्ट को आगे बढ़ाना है। कुछ में अपन यहां पे, जैसे आपने फास्टिंग लिया, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज प्लस 250 ml वाटर में, 1 गिलास पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज मिला के 5 मिनट में पिला दो। पिलाने के बाद दूसरा सैंपल भी लेते हैं अपन। क्लियर है, वहां पे शुगर कितने से कम होना चाहिए, 200 से। खाना खिलाने के 1 घंटे बाद कितने से, 200 से। लेकिन अपने को इस पे ध्यान नहीं देना, अपने को सेकंड सैंपल जो रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडल सैंपल। पोस्ट प्रेंडल ग्लूकोज को चेक करना है। और जो ये आपका पोस्ट प्रेंडल ग्लूकोज सैंपल है, इसमें शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कितने से
200 मिलीग्राम पर डीएल से कम है तो नो डायबिटीज, और अगर किससे 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा तो कंफर्म क्या है, डायबिटीज। सेकंड वाला सैंपल लो, बेस्ट आपका पोस्ट प्रेंडल बताया, तो कंफर्म कहां से होता है, पोस्ट प्रेंडल से। को डाउट है, समझ रहे, पोस्ट प्रेंडल कितने से कम होना चाहिए शुगर, 200 से कम, और फास्टिंग 126 से कम। को डाउट है। अब नए डाटा चेंज हो गए, पहले 140 चल रहा था, लास्ट टाइम तक मैंने 1 महीने पहले भी 140 ही बता रहा हूं आपको, लेकिन नोट सेट हम 126 मानने लग गया, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, यहां तक को डाउट है तो ये आपका मोटा मोटा ध्यान रखना। सीक्वेंस ऑफ डोपिंग, डोनिंग का मतलब पहना, डोपिंग का मतलब उतारना, डोपिंग की सीक्वेंस बताइए। ये नोट सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं बालकों, कैसा पेपर आता है ये देख लीजिएगा आप। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैंड हाइजीन, मास्क, गाउन, आई एंड गूगल्स, हैंड हाइजीन, ग्लव्स, आई गूगल्स एंड मास्क, यस, बी इज द राइट आंसर। हैंड हाइजीन करें आप, पहले ग्लव्स को स्टाइल करें, फिर अपन क्या करें, ग्लव्स को उतारें, फिर गूगल्स उतारते हैं और लास्ट में क्या उतारते हैं, मास्क। को डाउट है तो राइट आंसर गोज टू बी। Which state of India that is the largest producer of saffron? Saffron का मतलब केसर, केसर है, सेफ्रॉन यही होती ना, तो सेफ्रॉन सबसे ज्यादा कहां होता है, कहने की जरूरत नहीं है, क्या, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, स्वतंत्र क्या है, भारत के राज्य। हाँ, भूल मत जाना तुम। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो ध्यान रखना, धारा 370 कब हटाई गई थी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि करंट सरकार के होते हैं। को डाउट है। अकॉर्डिंग टू WHO हाइपोथर्मिया इज कंसिडर्ड इन न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू एग्लिसर। अबे बावड़ों को एक्सिलरी टेम्परेचर होता है, कौन सा, न्यूबॉर्न में वैसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, मोस्ट कॉमन मेथड इन कौन सा, न्यूबॉर्न के अंदर कौन सा, एक्सिलरी। बट अपन ओरली नहीं ले सकते न्यूबॉर्न में, बाइट की रिस्क है, रेक्टल भी नहीं लेते। वैसे बेस्ट रूट कौन सा है, रेक्टल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। पर न्यूबॉर्न के अंदर ओरली भी नहीं लेते और रेक्टल भी नहीं लेते, क्योंकि रेक्टल लोगे तो वेगस नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट, तो ब्रेडिकार्डिया होगा कार्डियक सर्जरी वाले मरीजों में, इनमें नहीं लेते अपन। एम आई राइट नोट। तो बच्चों में एक्सिलरी लेते हैं और उसमें कम ज्यादा नहीं करते बेटा। और यहां राइट आंसर ए ही जाएगा, 36.5 यानी 36.6 से 5 से आपका नीचे ही क्या कहलाएगा, हाइपोथर्मिया। 35.5 तो आ गया। ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू हाइपोथर्मिया इज कंसिडर्ड इन न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू एक्सिलरी टेम्परेचर। ओ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है आरिबास में। वैसे भी क्यों, क्योंकि आपको कहने की जरूरत नहीं, ओरली लेते नहीं बच्चों में, और ना अपन क्या कंसिडर करते हैं, रेक्टल लेते नहीं अपन, दोनों लेते तो एक्सिलरी लेते हैं बच्चों में, मोस्ट कॉमन रूट यही रहता है आरिबास में। हालांकि रिलायबल क्या माना जाएगा, रेक्टल, लेकिन बच्चों में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो ये नहीं लेंगे, तो एक्सिलरी मान के चला, एक्सिलरी में यहां ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना है आरिबास में। इसलिए किससे का ए इज राइट आंसर, 36.5 से नीचे। हालांकि 36 से नीचे हाइपोथर्मिया करा था, लेकिन अब यहां कोई वैल्यू नहीं करी। अब तुम कहोगे कि 35.6 से नीचे, तो क्या 36 वाला या 35.9 वाला हाइपोथर्मिया में नहीं आएगा क्या, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा। कोई डाउट है, चले आगे, क्योंकि क्लियर बच्चों, चले आगे बच्चों। राइट आंसर क्या है आपका, क्या, ये अपवाहजनक क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन का बिना सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब इसका दोनों व्यू देखो ना तुम। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू WHO हाइपोथर्मिया इज कंसिडर्ड इन न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू एक्सिलरी टेम्परेचर। वैसे तो ये भी सही आंसर है, क्योंकि 36.5 क्या नॉर्मल है, लेकिन इसको आपको क्या मान के चलना, बिलो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे बस में, इसीलिए आपकी मजबूरी है। क्लियर, सो राइट आंसर गोज टू ए इज द बेस्ट आंसर। चले आगे। अब इसका क्या राइट आंसर है वो तो वो एम्स वाला ही जानता है, पर बेटर आंसर किधर झुकाव रहेगा, एक ही तरफ। क्या चीज, यही माना जाता ना, पक्का, चलो ठीक है, हरियाणा वाली मैडम ने कह दिया तो हमने मान लिया। चले आगे। अब बताइए बच्चों, देखिएगा एग्जैक्ट टेम्परेचर कौन सा आता है, ओरल। एग्जैक्ट टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका आता है, ओरल का। आ रहा है किसका, ओरल का। को डाउट है। एक्जिला में
-1 डिग्री फ़ारेनहाइट करना है। एक्जिला में क्या करना है? माइनस, या जोड़ना है? जोड़ना है बेवकूफों, +1 करते। ओरल की तुलना में एक्जिला में, जैसे आपका एक्जिला में से ओरल में आपका 98.6 आया, तो एक्जिला में कितना आएगा? 97.6 ही आएगा। +1 क्या करना है आपको? जोड़ना है। अरे कोई डाउट है? और रेक्टम में ओरल के बराबर लाने के लिए -1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना है, माइनस करना है। याद रहेगा? ओरल का फिक्स होता है 98.6 सबसे आरी बास में, लेकिन एक्जिला में क्या आता है? ज्यादा आता है या कम आता है? कम आता है। एक्जिला में टेम्परेचर क्या आता है? कम। जैसे अगर तुमने ओरल से लिया तो कितना आएगा? 98.6, लेकिन वही सेम समय आप कहां से लोगे? एक्जिला से। तो एक्जिला से लोगे तो वहां क्या आएगा? 97.6 ही आएगा। तो आपको बराबर लाने के लिए नियम क्या कहता है? +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर आप उसी समय आप रेक्टम लोगे तो टेम्परेचर आएगा 99.6 और ओरल कितना है? 98.6। तो आपको एक क्या करना है? माइनस। यानी रेक्टम में एक ज्यादा आता है और एक्जिला में एक क्या आता है? कम। एग्जैक्ट किस में काउंट होता है? ओरल। नहीं समझे? तो एक्जिला में तो क्या करना? +1 और रेक्टम में माइनस। और एक्जिला और रेक्टम के बीच कितना डिग्री का फर्क हो गया? याद रहेगा? सबसे रिलायबल मेथड कौन सा है? रेक्टल। इसी को कोर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको किसी डेड बॉडी है उसका टेम्परेचर भी लेना तो सबसे बढ़िया क्या है? रेक्टल। पर चिल्ड्रन में ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया, ड्यू टू वेगस स्टिमुलेशन, कार्डियक सर्जरी वाले मरीजों में, रेक्टम सर्जरी वाले मरीजों में ये मेथड क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक्जिला में +1 और रेक्टम में -1। यस बेटा, एग्री विद यू। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। और रेक्टम और एक्जिला के बीच डिफरेंस कितना होता है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई डाउट है? चले आगे। रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड इन पेडियाट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेडियाट्रिक में रिकमेंडेड डोज बताइए। रिकमेंडेड डोज ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड इन पेडियाट्रिक्स 1 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, 1 ml 1:1000 का रेशियो। दूसरा 0.1 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, 0.1 ml 1:10,000 का रेशियो। 0.01 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, 0.1 ml 1:1,00,000 का रेशियो। या 0.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, 0.1 ml 1:1000 का रेशियो। बताइए। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है बेटा। सी इज द बेटर आंसर। यहां पे न्यूबॉर्न की बात करें, पेडियाट्रिक में रिकमेंडेड डोज जब आप सीपीआर करते हो तो इंट्रावेनस रूट से आप देते हो 0.01 से लेकर 0.03 mg पर केजी बॉडी वेट। तो वहां डाइल्यूशन रेशियो कितना हो जाता है? 1:। अब ये क्या कह रहा है? अब आपको देना कितना? 0.1 ml। कितना देना है? नॉर्मल कितना आता है? 1:1000 के रेशियो में। अरे कितना आता है? तब क्या होता है? 0.1 mg। तब क्या होता है? 1 ml बराबर कितना हो गया? 0.1 mg। लेकिन आप कितना देना चाह रहे हो? 0.01। तो आपका 1:1,00,000 रेशियो हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? कोई डाउट है? चलेगा। ईसीजी चेंज इन हाइपोकैलेमिया कंडीशन। बताइए बेटा। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम लेवल कितने से कम? 3.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से कम हो क्या कहलाता है? हाइपोकैलेमिया कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? आर्यवास में आपका देखिए, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है किसके हिसाब से? कार्डियक सिस्टम के व्यू से। किसके व्यू से? कार्डियक सिस्टम से। नर्वस सिस्टम के व्यू से सोडियम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से कैल्शियम। मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने से सबसे ज्यादा अफेक्ट किस सिस्टम पे पड़ता है? नर्वस पे। और फ्लूइड बैलेंस कौन करता है? किडनी। ये 3 क्वेश्चन है आपके। तो ये कह रहा है कि हाइपोकैलेमिया तो क्या होगा? एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होगा, प्रोमिनेंट यू वेव होगी और टाल टी वेव। तो बताइए बच्चों कौन सा? और बताइए। अबे बेवकूफो, बेस्ट आंसर है प्रोमिनेंट यू वेव। कौन सी वेव? प्रोमिनेंट यू वेव देखने मिलेगी किस केस में? हाइपोकैलेमिया के केस में। समझे मेरी बात? कौन सी वेव? प्रोमिनेंट यू वेव। क्यों? हाइपोकैलेमिया की बात हो रही है। किसकी? आर्यवास में। देखो, एक तो हाइपोकैलेमिया में और एक किस केस में? हाइपरकैल्सीमिया में।
दोनों कंडीशन में यू वेव देखने को मिलेगी, जबकि नॉर्मल ईसीजी में यू वेव नहीं होती है। ये पी वेव एटीएम के कॉन्ट्रैक्शन से, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से, और ये टी वेव वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। आपकी यू वेव होती नहीं है, लेकिन हाइपोकैलिमिया में और आपका हाइपरकैल्सीमिया में वेरी, इन दोनों कंडीशन में स्लो डिपोलराइजेशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी मसल? पेपिलरी मसल। आपके हार्ट के जो चेंबर होते हैं और चेंबर के अंदर जो वाल लगे होते हैं, वो वाल किससे अटैच होते हैं? पेपिलरी मसल से। उन पेपिलरी मसल का स्लो रिपोलराइजेशन होगा या डिपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा पेपिलरी मसल्स का, और आपको ईसीजी में कौन सी वेव? यू वेव देखने को मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, ऊपर की तरफ होता है, जो कि नॉर्मल ईसीजी में नहीं होता। सो बेस्ट आंसर गोज टू, और ये फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, किस किस केस में? हाइपोकैलिमिया और हाइपरकैल्सीमिया। इसका कारण क्या है? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेपिलरी मसल। अब बोलो राजाओं, ये रही आपकी यू वेव। कौन सी वेव? यू। समझ रहे आप? ये रहा आपका पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये एबनॉर्मल यू वेव। वापस ये पीआरएस। चले आगे बच्चों, देखिएगा बेटा, हाइपोकैलिमिया में देखिएगा क्या क्या होगा? टी वेव का इन्वर्जन होगा। टी वेव का क्या होगा? एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, और प्रोमिनेंट क्या मिलेगी? यू वेव। याद रहेगा, जबकि हाइपरकैलिमिया में पिक्ड टी वेव, पी वेव फ्लैटनिंग, पीआर प्रोलॉन्गनेस, और वाइड क्या रहेगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा? चलेगा। ईसीजी को मैं आपको प्रीमियर कर दूंगा जल्दी। क्लियर बच्चों? ये रहा आपका, और ये जो ईसीजी आती है, ये देखो, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या आती है? पी वेव। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से कौन सी वेव? टी वेव। यू वेव आती नहीं है, आएगी तो कब? हाइपोकैलिमिया या हाइपरकैल्सीमिया के केस में आएगी। क्लियर है? और ये आपकी जो ईसीजी आती है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की, जो ऐसे नोड, एवी नोड, प्रोक्रेसिव फाइबर, बंडल ऑफ बीच तक जो मैसेज चलता है ना, उसका। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, ये रही आपकी ईसीजी मशीन। इसके बारे में अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। यस, a lactating mother with carpopedospasm come in the emergency department, what will be initiate action? लैक्टेटिंग मदर है, उसको कार्पोपेडोस्पाज्म में हॉस्पिटल में एंटर हुई, पहला कैल्शियम ग्लूकोनेट बोलस आईवी, तो कभी भी बोलस ना दे, वरना क्या करेगा? कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम पंप चलते हैं बॉडी में, आरिबास में कार्डियक अरेस्ट आ सकता, बोलस नहीं दे। क्लियर? दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट बोलस, तो मैग्नीशियम का हालांकि हाइपोमैग्नीशियम में भी कार्पोपेडोस्पाज्म होता है, लेकिन ये भी बोलस नहीं देना। समझ मेरी बात? मैग्नीशियम सल्फेट बोलस 10 ml IV ओवर, बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, कार्पोपेडोस्पाज्म हाइपोमैग्नीशियम में भी होता है, केवल हाइपोकैल्सीमिया से नहीं होता है। और तीसरा कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml IV ओवर 10 मिनट, तो बेस्ट आंसर डी। मोस्टली किसकी वजह से होता है? कार्पोपेडोस्पाज्म। क्या कहलाता है? कार्पोपेडोस्पाज्म होता है हाइपोकैल्सीमिया से, बेटर आंसर गोस टू डी। चलेगा, छोटी सी बात चली है, जंगल जंगल पता चला, ये रहा कार्पोपेडोस्पाज्म, ऑब्स्टेटिकल हैंड बोलते हैं इसको। इस तरह से हाथ में क्या जाएगी? मरोड़। क्लियर है? जिनको बाइटे आना बोलते हैं अपन, देखिएगा। अपन बात करें किसके बारे में? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जिसको अपन क्या बोलते हैं? टीटेनी, वही वाला। और एक होता है टीटेनी, जिसके बारे में अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कौन सा? एर्थ्रेट डिजीज। कौन सी? अरे कौन सी? टिटनस। आई वाला टिटनस है, और वाई वाला क्या है? हाइपोकैल्सीमिया। याद रखना, HY और NY। अरे को डाउट है? चले आगे। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? 8.10 मिलीग्राम पर DL, 9 से 11 भी नॉर्मल है। मिलीमोल में कितना होता है? मिलीमोल में कितना होता है सीरम कैल्शियम? बताओ। 2.25 से लेके 2.60 तक मिलीमोल पर लीटर तक हो सकता है। क्या आपका सीरम कैल्शियम लेवल मिलीमोल पर लीटर? क्लियर है? यहां तक को डाउट है? गलत तो नहीं बतवा दिया तुमने? चले आगे, चले आगे। 2.20 से या 2.25 से लेके 2.60 मिलीमोल पर लीटर तक होता है सीरम कैल्शियम। क्लियर बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब अगर इसका लेवल आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कितने से 8.6 मिलीग्राम पर DL से कम हो तो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहलाती है? हाइपोकैल्सीमिया।
हाइपोकैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है बेटा, बहुत सारे काम करता है। एक तो नर्व ट्रांसमिशन कराता है, एक्टिन और मायोसिन के फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है आरिवास में। इसके अलावा कैल्शियम आपका कैल्शियम पोटेशियम पंप चला के हार्ट को चलाता है आपका। स्मूथ मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है। हाइपोकैल्शियम होगा तो स्मूथ मसल क्या होगी बेटा, स्पाज्म। अरे स्मूथ मसल क्या होगी, स्पाज्म। तो क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, है लेरिंजो स्पाज्म होगा, मसल्स का क्या होगा, स्पाज्म होगा। तो बताओ हमेशा अगर हाइपोकैल्शियम है तो हमेशा ध्यान रखना ईटी या कौन सी टीटी ट्रे हमेशा बेड साइड क्या रहे, तैयार रहे। कभी भी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म होकर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। क्लियर बच्चों। इसके अलावा दो आपको साइन देखने को मिलेंगे बेटा, एक पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन और दूसरा पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। सुनना दोनों में क्या होगा, ये भी फेमस क्वेश्चन है, हाइपोकैल्शियम हम देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन में क्या होगा, व्हाट इज द पॉपुलेशन सर, दोनों अलग है बेटा, मिलीमोल और मिलिकुलेंट अलग है बेटा। मिलिकुलेंट में होता है ये कितना आपका 4 से 4.8 मिलिकुलेंट पर लीटर हमारे पास में चलेगा। पॉजिटिव ट्रोसियस साइन आपका पॉजिटिव ओवर साइन, चौस्टेक का मतलब चेहरा, ये चौस्टेक नहीं है ओवरस्टेक है, सी फॉर चेहरा हमारे पास में, सीसा लेंट यहाँ पे। तो ओवरस्टेक साइन यहाँ पे आपको बेटा फेशियल नर्व को क्या करना है, टेपिंग करनी है। कहाँ, बिलो द ईयर, कान के नीचे। ये कान के नीचे यहां से फेशियल नर्व आ रही, टेपिंग करो 3 से 5 मिनट तक टेपिंग करोगे तो आपका फेशियल ग्राइमेसिंग क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया, फेशियल नर्व के नीचे यहां क्या करो, फेशियल टेपिंग 2-3 मिनट तक ऐसे किया, चेहरा टेढ़ा बांका होगा, फेशियल ग्राइमेसिंग होगी, फेशियल स्पाज्म होंगे। कंडीशन क्या कहलाती है, पॉजिटिव ओवरस्टेक साइन। दूसरा पॉजिटिव ट्रोसियस साइन, इसमें क्या आप मिलाएंगे, बीपी कप इन्फ्लेट करेंगे, कितने mm ऑफ एचजी पे, 100 mm ऑफ एचजी पे, कहां पे, फोरआर्म पे, और 3 से 5 मिनट बाद देखो तो क्या देखने को मिलेगा, कार्पोपेडोस्पाज्म। इसका मतलब मरीज को हाइपोकैल्सीमिया। सुनना मेरी बात, ट्रोसियस साइन में बीपी कप कहां अप्लाई करेंगे, फोरआर्म पे। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच फुलाना है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, दोनों के बीच 100 हो गया तो 100 mm ऑफ एचजी पे फुला के कितने मिनट तक इन्फ्लेट करके 3 से 5 मिनट तक छोड़ देना है। अब जैसे पहले कैल्शियम की कमी है, मसल स्पाज्म हो रही है, ऊपर से आपने क्या किया, बीपी कप अप्लाई किया, तो ब्लड सप्लाई आगे कम हो जाएगी, कैल्शियम की और कमी होगी तो मसल्स का क्या होगा, स्पाज्म। क्योंकि मसल जो कैल्शियम है बेटा वो एसिटाइलकोलिन रिलीज में हेल्प करती है न्यूरोमस्कुलर एंड जंक्शन पे, अरे याद आ रहा है, सिनेप्स पे। इसीलिए आपको कैल्शियम की कमी होगी, मसल्स का क्या हो जाएगा, स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिलैक्स नहीं रहेगी। ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रोसियस साइन। यस बेटा, ये रहा आपका सीधी बात। ट्रोसियस में देखो बीपी कप अप्लाई किया हमारे पास में, इंडक्शन ऑफ ए कार्पोपेडल स्पाज्म बाय इन्फ्लेशन ऑफ ए स्पाइक्नोमेनोमीटर अबव सिस्टोलिक बीपी फॉर 3 मिनट, या तो सिस्टोलिक के ऊपर या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में बांधते अपन। रेस्पॉन्स कार्पोपेडल स्पाज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एडक्शन ऑफ थंब। एडक्शन का मतलब ये अंगूठा किधर जाएगा, उंगली के पास एड होना हमारे पास में। फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजेस, मेटाकार्पोफैलेंजेस का फ्लेंजेस होगा आपका, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफैलेंजेस जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, फ्लेक्स होगी इस तरह से रिस्ट। चले आगे, ओवरस्टेक साइन, फेशियल नर्व यहां से गुजर रही तो यहां या यहां टैपिंग करें आप। इंस्पिलेटर फेशियल मसल इनिशिएट द टैपिंग ऑफ द फेशियल नर्व जस्ट एंटीरियर टू द ईयर। रेस्पॉन्स ट्विचिंग ऑफ द लिप टू स्पाज्म ऑफ ऑल फेशियल मसल। लिप का और पूरे फेस का क्या होगा, ट्विचिंग होगी। कंडीशन क्या कहलाता है, ओवरस्टेक साइन। याद रहेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कंफर्म आएगा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन टू लेटेंट फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेटेंट फेज में सर्वाइकल लाइसेंस 0 से 3 सेंटीमीटर है तो क्या करे, अबे एम्बुलेंट कराए क्लाइंट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल ही पढ़ा था। चले आगे, अब देखिएगा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज में 3 फेज है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशनल। सेकंड स्टेज में आपकी प्रोपल्सिव और एक्सल्सिव है, और थर्ड में क्या है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, रिवीजन कर लेते हैं अपन। स्टेज ऑफ लेबर देखिएगा, लेबर की स्टेज क्या बेटा,
तो लेबर की स्टेज में क्या है कि सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस बाय फीटल हेड, डिलीवरी के लिए प्रमोट करना, वेजाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब मैकेनिज्म पर लेकर है, और उसके तहत अपन स्टेज ऑफ लेबर से गुजरते हैं अपन। आपकी जो पूरी लेबर है बेटा वो कितने घंटे तक चलती है? अप टू 18 आवर, 18 आवर से ज्यादा, ग्रेटर देन 18 आवर प्रोलॉन्ग लेबर। कौन सी लेबर? और लेस देन 2 आवर लग रहा है तो प्रेसिपिटेट लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो के फिटनेस को खतरा है, और प्रेसिपिटेट लेबर में अटोनिक यूट्रस हो के पीपीएच का खतरा है। अभी बड़ा अपन ने अप टू 18 आवर्स तक, अप टू, नॉट मोर देन 16 से 18 आवर हो सकती है। अब स्टेज ऑफ लेबर है वो टोटल 4 स्टेज होती है बेटा लेबर की। वैसे अपन मेन कितनी पढ़ते हैं? 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज जो है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्टेज। अरे कौन सी स्टेज? सर्वाइकल स्टेज। और इसमें प्राइमरी ग्रेडा में समय लगता है कितना? 12 to 16 आवर, और मल्टी ग्रेडा में 6 से 8 आवर। क्लियर है बच्चों? समझ रहे मेरी बात? अब यहां पे स्टेज सर्वाइकल स्टेज, यहां पे क्या होगा? सर्वाइकल स्टेज में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू लेबर पेन से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? कि ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट होंगे? ट्रू लेबर पोन्स में। सोवर प्रेजेंट रहेगा, सर्विक्स का डायलेशन और रिप्लेसमेंट प्रेजेंट रहेगा, पढ़ा था अपन ने ट्रू लेबर पोन में। अरे बेबी डिसेंड होगा, अरे बस में इंटरनल ओस ओपन होने लगेगा। तो ट्रू लेबर पेन से लेके कहां तक? सर्विक्स कितना डायलेट हो? 10 सेंटीमीटर डायलेट हो, मैक्सिमम इतना डायलेट हो सकता है। क्या कराती है कंडीशन? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्लियर है? और इस लेबर सर्वाइकल स्टेज जो होती है, ये क्यों आती है सर्वाइकल स्टेज या फर्स्ट स्टेज क्यों आती है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से, फीटस के डिसेंड होने से। आरिबास में क्लियर है? यहां पे जो मेन चीज मेंटेन होगी वो क्या मेंटेन होगी? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस? क्लियर है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन upper uterine segment contraction and lower uterine segment relaxation। क्या होगा? ऊपर वाला यूट्रस तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वैसा वाला तो क्यूटर, और नीचे वाला क्या होगा? रिलैक्स। तो इससे क्या होगा? बेबी नीचे की तरफ डिसेंट होगा। क्या कहलाती है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। और कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन केवल और केवल किसको मेंटेन करता है? एकमात्र हार्मोन, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस को। कि ऊपर वाला तो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे वाला क्या हो? रिलैक्स, ताकि बेबी नीचे डिसेंड हो, डिलीवरी हो। ये घटना क्या कहलाती है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। इसलिए WHO के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग बेस्ट ड्रग फॉर डिलीवरी, चाहे डिलीवरी करानी है, चाहे पीपीएच को रोकना है, चाहे अबॉर्शन करवाना, सबसे बढ़िया ड्रग क्या रहती है अकॉर्डिंग टू WHO? क्योंकि ये किसको मेंटेन करती है? पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस क्या है कि अपर यूट्राइन सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो नीचे वाला क्या होना चाहिए? रिलैक्स। अगर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चा बीच में फंस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगी। ऊपर वाला क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, तो नीचे वाला क्या हो रहा है? रिलैक्स। और अपने पढ़ा था कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में आपका क्या पाया जाता है? ट्यूबल ओस्टिया। अरे क्या पाया जाता है यहाँ पे? ट्यूबल ओस्टिया। जब पेसमेकर ऑफ यूट्रस, या इसकी जगह कोरोना ऑफ यूट्रस भी हो सकता है। और ये ऑक्सीटोसिन के प्रति सेंसिटिव है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो अपर का कॉन्ट्रैक्शन और नीचे वाले का क्या होगा? रिलैक्सेशन। पोलैरिटी ऑफ यूट्रस होने से 3 फायदे होंगे। पहला, डिक्रीज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा? प्लेसेंटा क्या होगी? सेपरेट। एक फायदा तो ये मिलेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा सेपरेट हुई तो घाव यहाँ बना हुआ, ब्लीडिंग यहाँ से ज्यादा है, सरफेस एरिया कम होगा तो हीमोसील होगा कि नहीं होगा? हीमोसील का मतलब स्टॉप ब्लीडिंग। और तीसरा क्या होगा बेटा? बेबी क्या होगा? नीचे की तरफ डिसेंड होगा। ये पोलैरिटी ऑफ यूट्रस के फायदे कि आपका सरफेस एरिया कम होगा तो प्रेशर सेपरेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो ब्लीडिंग पॉइंट कंप्रेस होगा तो हीमोसील ब्लीडिंग रुकेगी। और तीसरा, बेबी क्या होगा? नीचे की तरफ पुश होगा। कौन मेंटेन करता है पोलैरिटी को? ऑक्सीटोसिन। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में। किसकी बेटा? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसका अपन ने दूसरा नाम क्या दिया? सर्वाइकल स्टेज। यहां पे थोड़ा क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म इसलिए बता रहा हूं बेटा। सर्वाइकल स्टेज, कौन सी स्टेज? सर्वाइकल स्टेज। यहां पे सर्वाइकल स्टेज में ये बेटा, इसकी भी बेटा 3 स्टेज होती है। प्राइमरी में, मल्टी में कितना समय लगता है अपन ने पहले पढ़ लिया बेटा। और यहां पे जो कॉन्ट्रेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी रहती है बताओ? 40 से 50 mm ऑफ इंटेंसिटी फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में और थर्ड में कितनी? 100 से 120 पढ़ा था अपन ने।
इंटेंसिटी क्या होती है? पीक लेवल। क्या चीज? कॉन्ट्रैक्शन का लेवल। कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है? और आपकी इंटेंसिटी जब पीक लेवल पे होगी, इंटेंसिटी किस पे होगी? पीक लेवल पे। कब? थर्ड स्टेज में या सेकेंड स्टेज के दौरान? इस घटना को क्या बोलते हैं अपन? एक में। पीक लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन या पीक लेवल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज एकमे। क्या कहलाता है? एकमे। ऐसा क्लियर और नोट? अब फर्स्ट स्टेज और लेबर 3 तरह। पहली स्टेज कौन सी होती है? लेटेंट स्टेज, लेटेंट फेज। दूसरी एक्टिव फेज। और तीसरी कौन सी बेटा? ट्रांजिशन फेज। देखिएगा, लेटेंट फेज में सर्विक्स कितना बेटा? 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेट होता है। कितना? प्राइमरी ग्रेविडा में डायलेशन रेट 0.5 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर रहेगा। कोई डाउट है? प्राइमरी ग्रेविडा में जो समय लगता है वो लग सकता है कितना बेटा? 6 से 8 आवर। किसमें? लेटेंट फेज में। और मल्टी ग्रेविडा में लग सकता है कितना? 4 से 6 आवर लग सकता है। चले आगे, यहां पे लेटेंट फेज। और ये लेटेंट फेज मेनली किससे रिलेटेड है? इफेसमेंट। यहां पे मेनली सर्विक्स का क्या होता है बेटा? स्पेसमेंट। क्लियर बच्चों? लेटेंट फेज किससे? सर्विक्स के इफेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि टेकिंग अप ऑफ ए सर्विक्स एंड मर्ज इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज इफेसमेंट। और आपको पता है कि प्राइमरी ग्रेविडा में पहले क्या होता है? इफेसमेंट, और फिर क्या होता है? सर्वाइकल डायलेशन। अपन ने कहा था कि इफेसमेंट क्या होता है? तो टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स एंड मर्ज इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। क्लियर है? जो आपका सर्विक्स है वो आपका बेटा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और वो वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? थोड़ा डायलेट होने से वो एरिया क्या बन जाएगा? अरे किसमें? लोअर यूटेराइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बच्चों? और लोअर यूटेराइन सेगमेंट क्या होता है? रिलैक्स होता है। और अपर सेगमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं? पोलरिटी। तो बताओ लेटेंट फेज किससे रिलेटेड है? इफेसमेंट के। यहां से पार्टोग्राफ नहीं बना सकते आप। आरे पास में फिर आती कौन सी? एक्टिव फेज। यहां पे सर्विक्स डायलेट होगा कितना? 4 से 7 सेंटीमीटर। प्राइमरी ग्रेविडा में डायलेशन रेट होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। और कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है यहाँ लेटेंट फेज में कितनी थी? 40 से 50 mm। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 100 to 120 mm ऑफ एच। याद रहे? कोई डाउट? और जब ये पीक लेवल पे जाएगा तो इस घटना को क्या बोलते हैं? एक्मे। क्या बोलते हैं? आरी भाषा में। क्लियर बच्चों? समय कितना लगेगा ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। और यहीं से अपन क्या पार्टोग्राफ जो है वो किस फेज से या सर्विक्स कितना डायलेट हो? लास्ट नोट सेट का क्वेश्चन। सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो या कौन सी फेज से? फर्स्ट स्टेज की कौन सी फेज? एक्टिव फेज से अपन क्या पार्टोग्राफ बनाना शुरू करते हैं। फिर कौन सी फेज आती है? ट्रांजिशनल फेज। आरे पास में यहां तक आप एमुलेशन अलाउ कर सकते हो एक्टिव फेज तक, अगर फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर नहीं बना तो। अगर आपकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो रप्चर नहीं हुई है तो आप एमुलेशन अलाउ कर सकते हो। यहाँ पे पेन किलर पेथेडिन वगैरह यूज करेंगे। आरे पास में कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट आ जाइए कौन सी? ट्रांजिशनल फेज। यहाँ पे जितने भी ओपोइड है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट क्योंकि न्यूबॉर्न में क्या कर सकती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यहाँ पे सर्विक्स कितना डायलेट होगा? 8 से 10 सेंटीमीटर। प्राइमरी ग्रेविडा में डायलेशन रेट बढ़ के हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, जो कि मल्टी ग्रेविडा में बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर पर आवर। इंटेंशन की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी? 100 to 120 mm ऑफ एच। और सबसे ज्यादा पेन यही होता है। यहाँ पे पेन को मैनेज करने के लिए अपन एनेस्थेटिक गैस देते हैं। कौन सी? N2O+O2 नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका पर्पज क्या है? टू प्रिवेंट द पेन इंड्यूस्ड बाय थर्ड स्टेज ऑफ ट्रांजिशनल फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। 16 हड्डियों का टूटने का दर्द यही होता है। और यहाँ इतना दर्द होता है कि 16 हड्डियां एक बार टाट 45 DL DB। क्या बताया था यूनिट? डेसिबल नहीं, DB। कुछ ऐसे बताया था ना। पेन की यूनिट क्या है? DB तो है। यस, DL तो डेसीलीटर हो गया ना यार। तो ट्रांजिशनल फेज 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होगा। प्राइमरी में आपका कितना समय लगेगा? प्राइमरी में 1.5 सेंटीमीटर और मल्टी ग्रेविडा में 2 सेंटीमीटर पर आवर। और 100 से 120 mm की इंटेंसिटी रहेगी। टोनस क्या होती है? जब यूट्रस रिलैक्स करता है तब उसमें प्रेशर। नॉन प्रेग्नेंट या नॉर्मल दिनों में कितना होता है? 2 से 3 mm, जबकि लेबर के दौरान ये बढ़ के कितना हो जाता है? 8 से 10 mm ऑफ एच। टोनस पढ़ा था अपन ने। और इंटेंसिटी फर्स्ट स्टेज में 40 से 50, सेकंड और थर्ड में 100 से 120। इंटेंसिटी जब पीक लेवल पे होती है इसे क्या बोलते हैं? एक्मे। कोई डाउट है? एवरेज सर्विक्स का डायलेशन जो हुआ
वो प्राइमेग्रेडा में कितना हुआ 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टीग्रेडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको कोई स्टेज वाइज नहीं पूछे, वैसे देखो आधा 1 1.5 2 ऐसे चले, लेकिन एवरेज पूछे आपको कंबाइंड, तो प्राइमरी ग्रेडा में सर्वाइकल स्टेज में यूट्राइन जो सर्विक्स डायलेशन रेट है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टीग्रेडा में 1.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं दिया गया, स्टेज कुछ नहीं है, तो 1 और 1.5 रखना। कोई डाउट है? फिर अगर फेज वाइज पूछे तो आपको याद रखना। अरे कोई डाउट है बच्चों? चले आगे। ये हो गई फर्स्ट स्टेज। दूसरी कौन सी होती है? सेकंड स्टेज, स्टेज सेकंड। इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिलीवरी, डिलीवरी वाली स्टेज। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। प्राइमरी ग्रेडा में कितना समय लगता है? 2 to 4 आवर्स लग सकते हैं, और मल्टी ग्रेडा में 30 मिनट से लेकर 2 आवर, यानी एवरेज 2 आवर्स लगते हैं आपको इसमें। क्लियर बच्चों? स्टेज सेकंड में इसकी भी 2 फेज होती है। पहली कौन सी फेज? प्रोपल्सिव फेज। यहां पे बेबी कौन से स्टेशन पे आ जाता? +4 स्टेशन पे, यानी पेल्विक फ्लोर पे। और यहाँ क्या होती है? क्राउनिंग। क्राउनिंग, क्राउनिंग में कौन सा सूचर? सजाइटल या लमलोड सूचर दिखता है। बोन कौन सी दिखती है? ऑक्सीपिटल। और कौन सा? फोंटानल। कौन सा? पोस्टीरियर, लैम्डा। को डाउट? और यहीं पे अपन क्या कर सकते हैं? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी जो कि किस लेवल का है? 2nd डिग्री का पेरिनियल टियर है, याद रहेगा। फिर कौन सी फेज आती है? एक्सपल्सिव फेज। ये +4 से लेके बेबी की डिलीवरी तक होती है। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? स्टेज 3। इसको अपन प्लेसेंटल डिलीवरी स्टेज बोलते हैं। इसमें प्राइमरी ग्रेडा हो चाहे मल्टी ग्रेडा हो, समय कितना लगता है? 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक। एक वर्ड में पूछे तो 15 मिनट। पहले क्या होगा? सेपरेशन, फिर डिसेंड, और फिर क्या होगा? एक्सपल्शन। अगर 30 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो तो इसे क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्लेसेंटा। अरे क्या बोलते हैं? फिर आपको जनरल एनेस्थीसिया देके या मैनुअल काउंटर करके, पहले अपन पैसिव करते हैं, आजकल क्या करते हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर। अपन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करके, फंडल मसाज करके आजकल अपन क्या कराते हैं? नॉर्मली कराते हैं, ताकि पीपीएस से बचा जा सके। ये अपन ने सारा का सारा डिस्कस किया। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ड्रग एंटीसाइकोटिक नहीं है बेटा? एक्सेप्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग जो आपका किसका? मेनिया, डिप्रेशन दोनों में यूज होती है। साइजोफ्रेनिया में यूज होती है। अरे न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो गया आपका, उनमें यूज होती है। क्लियर बच्चों? बताइए। हैं? क्लोजिपाइन। ये क्लोजिपिन वही है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिजर्व ड्रग, रामबाण ड्रग है ये क्लोजिपाइन। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? आपका बेटा ल्यूकोपीनिया करती है। अरे क्या करती है? डिक्रीज WBC। इसलिए अगर आपको क्लोजिपाइन जो कि रिजर्व एंटीसाइकोटिक है, अगर ये चल रही है तो आपको क्या करना बेटा? TLC काउंट कराना है। और TLC काउंट किससे बनता है? CBC में आता है TLC काउंट, तो CBC करानी मरीज की, या TLC काउंट कराना है। एल्प्राजोलम कैसी है बेटा? बेटा देखो, एंटीसाइकोटिक जो क्लोजिपाइन है ये न्यूरो एंटीसाइकोटिक है। हर पास में इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? मेजर ट्रैंकुलाइजर। अरे क्या बोलते हैं? किसको? एंटीसाइकोटिक को अपन मेजर ट्रैंकुलाइजर या मेजर सेडेटिव बोलते हैं, याद रहेगा। या कौन सी ड्रग? न्यूरोलेप्टिक ड्रग या D2 ब्लॉकर। इन्हीं को D2 ब्लॉकर, इन्हीं को न्यूरोलेप्टिक, इन्हीं को मेजर ट्रैंकुलाइजर, इन्हीं को मेजर सेडेटिव, इन्हीं को एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। जिसमें आते हैं क्लोजिपाइन, ओलेंजिपाइन, क्यूटिपाइन, ये सब किसमें आते हैं? इसी में आती है। क्लियर है? एल्प्राजोलम कैसी है? एंजियोलाइटिक। अरे कौन सी है? एंजियोलाइटिक बेटा। क्लियर है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? माइनर सेडेटिव, या इन्हीं को बोलते हैं माइनर ट्रैंकुलाइजर। इसके अंदर आती है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट लिब्रियम। अरे कौन सी? लिब्रियम। देखिएगा एंजियोलाइटिक में तो यहां तो आंसर क्या है? एक्सेप्ट पूछा इसलिए B बार। यहां पे देखिएगा लिब्रियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरडाइजीपॉक्साइड, जो कि बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी ड्रग है? एंजियोलाइटिक है। अरे कैसी है बालको? एंजियोलाइटिक है। सर यार में क्लियर है? जो कि आपकी कैसी एंजियोलाइटिक है? एल्प्राजोलम जो सबसे ज्यादा यूजेज, ये सस्टेन रिलीज टेबलेट होती है। 0.25 mg 0.5 mg अपन देते हैं सर्जरी से पहले एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। और बताओ कौन सी? डाइजीपाम, नाम सुना है? लोराजीपाम, ऑक्साजीपाम,
ये सब कैसी है बेटा? एंजियोलाइटिक है। ये किसको बेटा? एंजियोलाइटिक है, मतलब ये किसको बढ़ाती है? गाबा को, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। अरे किसको बढ़ाती है? गाबा को। गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड को बढ़ाती है कौन? क्योंकि एंजाइटी में गाबा का लेवल कम होता है। गाबा थॉट को क्या करता है? स्टॉप। एक्सेसिव थॉट ट्रांसमिशन ही क्या कहलाता है? एंजाइटी। एंजाइटी इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो एंजियोलाइटिस क्या करेगी? थॉट को क्या करेगी? बंद। किसको बढ़ा के? गाबा को। गाबा अगर बढ़ेगा तो थॉट एक मैनर में चलेगी, ज्यादा दौड़ेगी नहीं। थॉट ज्यादा दौड़ना ही क्या कहलाता है? एंजाइटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पे गामा अमाइनो आपका ब्यूट्रिक एसिड याद रहेगा। नेक्स्ट आरी पास में लिब्रियम। इसके अलावा एल्प्राजोलम वगैरह आपको बेटा सर्जरी से पहले आपका एंजियोलाइटिक की तरह यूज होती है। मोस्ट कॉमन एंजियोलाइटिक, कॉमन यूजेबल है ये। लिब्रियम अगर बात करें बेटा, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? एक्यूट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में। अगर कोई पर्सन उसको एल्कोहल विड्रॉल करा रहे हो, छुटा रहे हो, तो एल्कोहल जब छोड़ेगा तो उसमें विड्रॉल सिम्टम आएंगे, एंजाइटी होगी, वो शराब के जुगाड़ में बहुत बहुत बातें करेगा, बहुत दिमाग में उसके विचार चलेंगे। तो उस समय आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? किसमें? शराब को छुड़ा नहीं, एल्कोहल छोड़ रहा है तब उसको एंजाइटी हो रही है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो एक्यूट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम का ट्रीटमेंट क्या रहता है? लिब्रियम। अगर आपको डी एडिक्शन ड्रग की बात करें तो डाइसल्फुरा, एल्कोहल के अंदर डाइसल्फुरा। और अगर एल्कोहल की टॉक्सिसिटी होगी, ज्यादा पी लिया तो फोमेपिजोल, यानी पी के झूल रहा है तो फोम लगा दो उसके मुंह पे, फोमेपिजोल। कोई डाउट है? ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा। कोई डाउट है बच्चों? मेहनत करते रहिएगा बेटा। एक ही बात कहूंगा, सपने आपके, मंजिलें आपकी, दौड़ आपकी है, और ये आपके और आपके पेरेंट्स के सपने, तो भागना भी आपको पड़ेगा और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस आपको मानना है और उसके अकॉर्डिंग आपके व्यवहार को करना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एसएनए में बने रहने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, फिर अपने बात करी, अपन एक बात करी थी यहाँ पे एंटीसाइकोटिक, जिनको मेजर सेडेटिव, मेजर ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक बोलते हैं, D2 ब्लॉकर्स बोलते हैं इनको। ये जो मेडिसिन है उसमें एक फेमस ड्रग है, कौन सी? हेलोपेरिडोल। कौन सी ड्रग? और ये मैक्सिमम EPS करने वाली ड्रग है। एक्यूट मैनिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आपका साइज़ोप्रेनियम वगैरह में यूज होती है, काफी फेमस ड्रग है ये आपकी हेलोपेरिडोल। इसके साइड इफेक्ट पहले पढ़ चुके हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मेजर बोलते हैं ना, मेजर ट्रैंकुलाइजर होगी ना एंटीसाइकोटिक, मेजर ट्रैंकुलाइजर या मेजर सेडेटिव, जबकि माइनर किसको बोलते हैं? एंजियोलाइटिक। इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। और बताइए हेलोपेरिडोल, इसके बहुत सारे इफेक्ट बताओ। अर्ली साइड इफेक्ट क्या है? अर्ली साइड इफेक्ट? यस, डिस्टोनिया। डिस्टोनिया अर्ली साइन सिम्टम है। क्लियर है? फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? एकथेसिया, इरिवर्सिबल साइन सिम्टम क्या है? टार्डिव डिस्काइनेशिया। और सबसे डेंजर कौन है? न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। याद आ रहा है? अरे समझ रहे मेरी बात? क्लियर? इसमें क्या होगा? हाइपरथर्मिया और हाइपरटेंशन रहता है। याद आ रहा है? हेलोपेरिडोल इंड्यूस EPS को ठीक किससे करेंगे? बेंजहेक्सोल या ट्राइल हेक्सिल फेनिडेट्स, THP से। क्लियर है? इसके अलावा हेपेरिडोल की वजह से भी ड्रग इंड्यूस पार्किंसंस हो सकता है, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बेंजहेक्सोल, जिसको अपन ट्राइहेक्सिल फेनिडेट बोलते हैं। दिस इज द एंटीकोलिनर्जिक। कोई डाउट है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बताइए। इसके बारे में मैंने बताया था, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, बताइए बच्चों। करंट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्लिनिकल इवोल्यूशन, मेमोग्राम, टिश्यू बायोप्सी, या USG पहले करेंगे फिर मेमोग्राफी और फिर टिश्यू बायोप्सी, या फिर स्किन असेसमेंट करेंगे, मेमोग्राफी, हिस्ट्री और फिर टिश्यू बायोप्सी, या पहले हिस्ट्री लेंगे फिर टिश्यू बायोप्सी करेंगे और फिर एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल इवोल्यूशन करते हैं बावड़ों, क्लिनिकली देखते हैं कि है कि नहीं है, फिर क्या कराते हैं? मेमोग्राफी, और फिर क्या करते हैं? टिश्यू बायोप्सी। पहले USG क्यों कराओगे? स्किन असेसमेंट से पता चल जाएगा क्या है? राइट आंसर क्या जाएगा? ए। अरे बस में ये रही बेटा मेमोग्राफी मशीन। क्लियर बच्चों? ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग लो एनर्जी एक्सरे। यहां पे अगर आपको पूछे तो 30 kVp एक्सरे यूज करोगे आप। अरे बस में
आर्य पास में एग्जामिनेशन द ह्यूमन ब्रेस्ट, लो एक्सरे के द्वारा अपन क्या करते हैं, मेमोग्राफी। आर्य बात बच्चों, इसके अंदर बायरेट्स एक्रोनिमस यूज करते हैं। बायरेट्स एक फुल फॉर्म है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस टू ओरिजिन टू डिजाइन टू यूज विद मेमोग्राफी। इसमें जो रेटिंग देते हैं वो कौन सी देते हैं, बायरेट्स। अरे कौन सी बाल को, बायरेट्स। बायरेट्स का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम, और इसमें स्कोर देते हैं बेटा कितना, 0 से 6 तक। 0 का मतलब नो रिस्क और 6 का मतलब मेटास्टेसिस तक की रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर की। कोई डाउट है, मेमोग्राफी के थ्रू स्कोरिंग चलती है 0 से 6 की। कोई डाउट है, आपको बताए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि कैसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन है, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर इसी टेक्निक से पकड़े जाते हैं। क्लियर है, और ये आपका एमसी के कौन से 7 से 10 दिन पे आफ्टर सोवरिंग अपन करते हैं हर मंथली सबसे ज्यादा। क्लियर है, इसके अलावा मेमोग्राफी क्लिनिकल एविडेंस क्या है, अगर आपसे ये पूछे ना कि आपका सबसे ज्यादा कैंसर किससे, बीएससी से। स्क्रीनिंग टेस्ट, अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा कराता है, मेमोग्राफी। अरे क्या बोलते हैं, मेमोग्राफी। इसको डक्टोग्राफी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेंसिक डक्ट वगैरह को विजुलाइज करते हैं ना अपन, मेमोग्राफी। अरे बात बच्चों, और कंफर्म किसे करोगे, ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट कैंसर जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर पड़ा था, इसके बारे में ट्यूमर मार्कर क्या होता है, CA15.9, और जीन कौन से होते हैं, BARCA, बरका फर्स्ट एंड बरका सेकंड जीन। कोई डाउट है, चले आगे। A patient come into the emergency with burn injury of 40%, then what is the first nursing intervention? 40% बर्न है, इसका मतलब सीवियर बर्न है। अरे 25% अडल्ट में बर्न ऊपर से क्या माने जाते हैं, सीवियर बर्न मान जाते हैं। पहला प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, केयर ऑफ बर्न साइड या चेक आउट द स्कार टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 40% बर्न, तो किससे बचाना है, हाइपोवोलेमिक शॉक से। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए काफी बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। इसी तरह की आपको रेगुलर विद एमसीक्यू क्लासेस चाहिए बेटा, और रेगुलर बैच चाहिए नोटसेट 22-23 की तैयारी के लिए, तो आज ही एसएन एकेडमी का बेटा रेगुलर बैच ज्वाइन करें, जो आपका 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, और जिसकी फीस मात्र बेटा 8,999 रुपये। थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ी जाएगी। अभी तो क्या क्वेश्चन सेशन चल रहा है इसलिए कम थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, वरना खोल के रख देंगे पूरे टॉपिक को। तो 22 अगस्त 2022 से आपका नोटसेट एम्स 2023 की तैयारी के लिए रेगुलर बैच शुरू हो रहा है बेटा, जिसकी फीस है 8,999। तो जीएनएम सेकंड ईयर के बच्चे हैं, पोस्ट बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के, और बीएससी सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा 3 साल तक का एक्सेस मिलेगा, फ्री क्रैश कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, 15,000 एमसीक्यू विद ईपीडीएफ मिलेंगे आपको बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368 पे कॉन्टैक्ट करें। और ऐसे की क्लासें आपको अच्छी लगती हैं तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे, अपने आप पे यकीन रखें, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मेहनत करें।